नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश शर्मा और हम फिटर की जो निमी पैटर्न की पीडीएफ है वो यहाँ पे सोल्व करते हैं, जिसके रिगार्डिंग एक पीडीएफ हम सोल्व कर चुके हैं। अभी सेकंड पीडीएफ को स्टार्ट करेंगे। तो आज इसके 40 क्वेश्चन हम डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। जो मेरे साथी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे संबंधित पहली पीडीएफ हम यहाँ पे सोल्व कर चुके हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ, वो चैनल पे आपको मिल जाएंगे। जो यहाँ साथी फिटर के लिए ये राजस्थान इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी रहने वाला है ये वीडियो। और जो साथी रेलवे या आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी मददगार साबित होगा ये। कोई भी और भी फिटर की तैयारी अगर आप कर रहे हैं किसी भी सरकारी सेक्टर की या प्राइवेट सेक्टर की, तो सभी में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो साथी यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन है वो मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएँ। और जो साथी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियो यहाँ पे मिलती रहे। देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, रिमर के एक्स रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये एक्सिस के साथ में कोण बना रखा है यहाँ पे। तो एक्सिस के साथ में चाहे ड्रिल बिट हो चाहे रिमर हो, इसमें कौन सा कोण बनता है। ए ऑप्शन दिया गया है रैक एंगल, फ्लूट एंगल, हेलिक्स एंगल और क्लियरेंस एंगल। तो एक्सिस के साथ में कौन सा एंगल बनता है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलिक्स एंगल है इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का नाम क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रिमिंग, स्पोर्ट फेसिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग। तो सभी ने पढ़ रखी होंगी चारों के चारों प्रोसेस से। यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। रिमिंग के द्वारा हम पहले से किए गए छेद को फिनिश कर सकते हैं। स्पोर्ट फेसिंग से हम जो हमारा बोल्ट वगैरह है या वॉशर है उसके लिए सरफेस बना सकते हैं। काउंटर बोरिंग है उसके लिए हम बोल्ट के लिए हेड की जगह बोल्ट के हेड के लिए जगह बना सकते हैं। और काउंटर सिंकिंग है उससे हम जो काउंटर सिंक वाले हमारे स्क्रू हैं उनके लिए जो जगह है वो बना सकते हैं हेड के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे, क्यों हैंड रिमर के दांतों में असमान अंतराल होता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है रिड्यूस चैटरिंग, बी ऑप्शन है रिमूव मोर मेटल्स, सी ऑप्शन है इंक्रीज द एफिशिएंसी और डी ऑप्शन है इंक्रीज द लाइफ ऑफ द टूल। तो देखिए टूल का जीवन बढ़ जाने से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, एफिशिएंसी भी नहीं बढ़ती है। अधिक धातु अगर हम अलग अलग असमान अंतराल बनाएंगे तो मेरे ख्याल से अधिक धातु नहीं निकलने वाली है। तो जो ए ऑप्शन है जो चैटरिंग है वो कम हो पाती है, क्योंकि एक जगह से कटिंग नहीं होती है, फिर अलग अलग जगह से कटिंग होती है। तो ये इसका रीज़न है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ क्लियरेंस एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल। क्लियरेंस एंगल देने का क्या उद्देश्य है ट्विस्ट ड्रिल के अंदर, ये पूछ रखा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है प्रिवेंट रफ होल्स, प्रिवेंट ओवरसाइज होल्स, प्रिवेंट अनइक्वल एंगल कटिंग एजेस और प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रिल बिहाइंड द कटिंग एजेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकता है ये, क्योंकि क्लियरेंस एंगल जितना ज़्यादा रहेगा जो घर्षण है उतना ही कम उत्पन्न होगा। क्लियरेंस एंगल जितना कम रहेगा घर्षण है वो कटिंग एज से उतना ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि क्लियरेंस एंगल है वो कटिंग एज के ऊपर ही दिया जाता है हमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग फॉर रिवेटिंग। ये पूछा गया आपसे कि काउंटर सिंकिंग रिवेटिंग करते समय काउंटर सिंकिंग के लिए कितना एंगल यहाँ पे रहेगा, ये आपको बताना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 75 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। चारों में से आपको अपना आंसर है वो यहाँ पे बताना है कि क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है। एक तो सभी साथी भाई अपने अपने क्वेश्चन आंसर वो टिक करते चले, और जाने से पहले आप बता करके जाएं कि 40 में से आपके आंसर कितने सही हुए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाएं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 डिग्री है वो रिवेटिंग के समय काउंटर सिंकिंग के लिए रखा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवर हीट होने का क्या कारण है। फिर से हीटिंग से संबंधित आ गया तो वही क्लियरेंस एंगल की बात आएगी यहाँ पे। ए ऑप्शन है ड्रिल हेल्ड नॉट करेक्टली, ड्रिल ढंग से नहीं पकड़ी हुई। बी ऑप्शन है वर्क इज नॉट रिजिडली हेल्ड, कार्य को ढंग से नहीं पकड़ा हुआ। सी ऑप्शन है क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, जो क्लियरेंस एंगल है वो गलत है। डी ऑप्शन है चिप्स के कारण फ्लूट्स ब्लॉक हो गई है। तो मैंने बताया था कि गर्म होने से संबंधित जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्लियरेंस एंगल ही सही लगा देना है। या क्लियरेंस एंगल से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जो टूल है अपना वो गर्म हो जाएगा, यही आपको करेक्ट आंसर करना है।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है रिमिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग और काउंटर सिंकिंग। तो भाई पहले से किए गए छेद को बड़ा किससे करते हैं, हम ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, काउंटर बोरिंग के द्वारा पहले से किए गए छेद को हम बड़ा कर पाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा? फिर से क्लियरेंस कोण के ऊपर बात आ गई। ए ऑप्शन है कटिंग एज है वो ब्लंट हो जाएगी, बी ऑप्शन है कटिंग एज है वो तेज नहीं होगी, सी ऑप्शन है कटिंग एज कमजोर हो जाएगा और डी ऑप्शन है कटिंग एज मटेरियल को नहीं काटेगी। चारों में से क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। लेथ मशीन टूल में भी यही है, जैसे ही हम क्लियरेंस एंगल को बढ़ा देते हैं तो भाई जो उसकी कटिंग एज है वो कटिंग किनारा है वो टूटने का डर रहता है। जैसे ही क्लियरेंस एंगल बढ़ाते हैं, यही ड्रिल मशीन के अंदर है, जो कटिंग एज है वो कमज़ोर हो जाएगी और टूटने का खतरा बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल, ये स्पिंडल आएगा, ये स्पिन लिख रखा है, स्पिंडल के अंदर से बाहर चला जाए तो क्या होगा? तो भाई देखिए ड्रिलिंग करते समय अगर स्पिंडल है वो अलग जगह पे सेंटर में ना काट के अलग जगह से घूम करके काटेगा तो क्या करेगा? तो देखिए ड्रिल है वो टूट जाएगी, या ड्रिल आर ओवर हीटेड गर्म हो जाएगी, ड्रिल रफ होल बनाएंगे या अधिक आकार के छेद बनेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखिए सेंटर से अगर आउट होकर के घूमता हुआ चलेगा तो जो आकार है वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो आगे का अधिक आकार के छेद हैं वो बन जाएंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, थ्रेड के एक्स के रूप में भाग का नाम बताइए। तो आपको थ्रेड के एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका नाम बताना है। यहाँ पे क्या दिया गया है? तो देखिए एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की दूरी पूछ रखी है यहाँ पे 2 चूड़ियों की। तो 4 ऑप्शन है, रूट है, लीड है, पिच है और फ्लैंक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पिच हो जाएगा। भाई एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं, एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी की दूरी भी पिच कहलाती है। बाकी देखिए यहाँ पे माइनर डाया दे रखा है जो रूट से रूट के बीच की दूरी है, क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की दूरी के लिए यहाँ पे मेजर डायमीटर दे रखा है। इन दोनों के बीच का जो काल्पनिक डायमीटर होता है उसको पिच सर्किल डायमीटर कहते हैं, पिच डाय यहाँ पे लिखा हुआ है। ऊपर का ये जो भाग है इसको क्रस्ट कहते हैं, नीचे का ये जो भाग है इसको रूट कहते हैं यहाँ पे। और इन दोनों के बीच की ये जो सतह है, इन दोनों के बीच की ये जो सतह है इसको फ्लैंक कहते हैं। क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ये आपको पता होना चाहिए सारे के सारे नाम इनके। और ये जो होता है ये ड्रिल एंगल होता है इन दोनों के बीच में। और पिच आपने देख ही लिया, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये सारे के सारे नोमेनक्लेचर हैं एक थ्रेड के, ये आपको याद रहने चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा ग्राइंडिंग से, एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देश 32A46H8V दिया गया है उसमें ए क्या दर्शा रहा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं यहाँ पे। सबसे पहले है ग्रेड दर्शा रहा है क्या, ग्रेन साइज दर्शा रहा है क्या, टाइप ऑफ बॉन्ड है क्या, या टाइप ऑफ एब्रेसिव है क्या? तो यहाँ पे देखिए ये है आपका टाइप ऑफ एब्रेसिव और ये है आपका टाइप ऑफ बॉन्ड। दोनों में आपको सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने पहले से एक PDF खोल करके रखी हुई है दिखाने के लिए आपको। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो ए लिखा हुआ है ये क्या हो गया? टाइप ऑफ एब्रेसिव हो गया, ठीक है। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सी है सिलिकॉन कार्बाइड है, ए या सी दोनों में से कुछ भी लिखा सकता है। अगला जो लिखा हुआ है वहाँ पे 46 है, तो ये क्या है? ग्रेन साइज है। ग्रेन साइज क्या है? कोर्स साइज जो रहेंगे, ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें साइज कोर्स है या मीडियम है या फाइन है या वेरी फाइन है। तो 10 से 24 तक लिखा रहेगा तो ग्रेन साइज आपका कोर्स रहेगा। अगर आपका 30 से 60 तक लिखा रहेगा तो साइज है वो मीडियम रहेगा ग्रेन साइज। और अगर 80 से 180 तक लिखा रहेगा आपका तो फाइन साइज रहेगा आपका ग्रेन साइज। और अगर 220 से लेकर के 600 तक लिखा रहेगा, कई बार 600 लिखा रहता है तो वेरी फाइन आपका, या 220 लिखा रहता है यहाँ पे, तो जो ग्रेन साइज है वो वेरी फाइन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये स्टार्ट होता है 10 नंबर से लेकर के 600 नंबर तक के बीच में वेरी करेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद जो 3 नंबर पे लिखा रहेगा वो ग्रेड लिखा रहेगा। भाई ग्रेड कैसा है? सॉफ्ट ग्रेड का है या मीडियम ग्रेड का बॉन्ड है या हार्ड ग्रेड का बॉन्ड इस्तेमाल किया गया है? तो ये बॉन्ड क्या है वो ग्रेड दिए रहेंगे। तो ए से लेकर के एफ तक आपका सॉफ्ट रहेगा, जी से लेकर के वी तक आपका मीडियम रहेगा और डब्ल्यू से लेकर के जेड तक आपका हार्ड बॉन्ड यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद आपका 4 नंबर पे स्ट्रक्चर दिया रहेगा, जैसे कि 5 नंबर लिखा हुआ है तो स्ट्रक्चर ये कि ओपन स्ट्रक्चर है या डेंस स्ट्रक्चर या क्लोज स्ट्रक्चर है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो जैसे 1 से 7 नंबर और 9 से 14 नंबर ओपन और क्लोज स्ट्रक्चर के यहाँ पे दे रखे हैं, तो 5 नंबर उसका लिखा गया है।
अगला है यहाँ पे टाइप ऑफ बॉन्ड, उसके लिए जैसे वी लिखा हुआ है तो वी किसको डिनोट करता है, विट्रीफाइड बॉन्ड को। ये आपको सारे के सारे बॉन्ड के जो लेटर्स हैं इंग्लिश के ये याद होने चाहिए। वी से विट्रीफाइड बॉन्ड है, एस से सिलिकेट बॉन्ड है, आर से रबड़ बॉन्ड है, आर एफ से यहाँ पे रबड़ इन्फोर्स्ड बॉन्ड है, बी से यहाँ पे रेजिनोइड बॉन्ड है जो कि सिंथेटिक रेजिन्स यहाँ पे लिखा गया है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, मक्खी बैठ गई क्या फिर से। उसके बाद में फिर से बी दिया गया, देखिए बी किसे रेजिनोइड बॉन्ड है यहाँ पे, बी एफ से यहाँ पे रेजिनोइड रेनफोर्स्ड बॉन्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ई से सेलेक बॉन्ड दिया गया। सेलेक बॉन्ड बहुत बार पूछ लेते हैं कि सेलेक बॉन्ड किससे डिनोट किया जाता है, तो ई से डिनोट किया जाता है। और एम जी से मैग्नीशिया यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं आपको ध्यान में रहनी चाहिए भाई, कहाँ पे एब्रेसिव है, ग्रेन साइज है, ग्रेड है, स्ट्रक्चर है और टाइप ऑफ बॉन्ड है। ये 5 चीज इसके अंदर मेन दी गई है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए आपके सामने यहाँ पे कि ये ए क्या है, ये पूछा गया है। तो फिर से देखिए ग्रेड, ग्रेन साइज, टाइप ऑफ बॉन्ड या टाइप ऑफ एब्रेसिव। तो यहाँ पे टाइप ऑफ एब्रेसिव इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, यहाँ पे एब्रेसिव का प्रकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कंसेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। भाई नया ग्राइंडिंग व्हील लगाया है और वो कंसेंट्रिक नहीं है, यानी कि जो उसकी पूरी की जो सतह है वो पूरी राउंड नहीं है, कहीं से ज़्यादा निकली हुई है और कहीं से कम निकली हुई है, कहीं से काट रही है, कहीं से नहीं काट रही है, कहीं से सरफेस के साथ में टच हो रही है टूल को, कहीं से नहीं हो रहा है, तो कंसेंट्रिक नहीं है अगर वो। तो उसको कंसेंट्रिक करने के लिए हमें कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी ये आपको बतानी है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे ट्रूइंग, बी ऑप्शन है ग्लेजिंग, सी ऑप्शन है लोडिंग और डी ऑप्शन है ड्रेसिंग। तो बताना आपको कौन सी प्रक्रिया यहाँ पे हो गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रूइंग। जब व्हील आपका कंसेंट्रिक नहीं होगा तो उसको सही करने के लिए हमें ट्रूइंग करनी रहेगी। और जब भी हम ड्रेसिंग करते हैं उसके बाद भी हमें व्हील की ट्रूइंग हमेशा करनी रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2 प्रक्रिया और है, इनको और बता देता हूँ। जो ग्लेजिंग है, जब आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है वो काटना बंद कर देता है, यानी कि ऊपर की उसकी सतह वो एकदम चिकनी हो जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, ग्लेजिंग कहेंगे। ग्लेजिंग दोष हो जाता है उसके अंदर, या फिर किसी दूसरी धातु के कण हैं वो उसके ऊपर फंस जाते हैं, जैसे कि अपने रेती में फंसते हैं उसको पिनिंग कहते हैं, वैसे इसमें अगर फंस जाते हैं तो उसको हम लोडिंग कहेंगे यहाँ पे। तो चारों चीजें मैंने आपको बता दी। इसको कंसेंट्रिक करने के लिए ट्रूइंग करते हैं, और अगर ग्लेजिंग हो जाए तो ग्लेजिंग को सही करने के लिए ड्रेसिंग करते हैं। चारों प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद का नाम क्या है। भाई ब्लास्ट फर्नेस जो वात्या भट्टी होती है उससे कौन सा लोहा निकलता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है पिग आयरन, बी ऑप्शन है कास्ट आयरन, सी ऑप्शन है रोट आयरन और डी ऑप्शन है मैलिएबल आयरन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन ये हो जाएगा, पिग आयरन वात्या भट्टी से निकल के आता है ब्लास्ट फर्नेस से। अगला जो क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज टू मैन्युफैक्चर मैग्नेट्स, बॉल बेरिंग एंड कटिंग टूल। कौन सी धातु का इस्तेमाल करते हैं हम चुंबक बनाने, बॉल बेरिंग बनाने और कटिंग टूल बनाने के लिए। ए ऑप्शन है यहाँ पे कोबाल्ट और बी ऑप्शन है यहाँ पे कैडमियम, सी ऑप्शन है वेनेडियम और डी ऑप्शन है मोलिब्डेनम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कोबाल्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच कॉपर कंटेंस इन पाइराइट्स ओर। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे 0.15, 0.32, 0.5 और 0.45। पाइराइट्स एस्क है, वो एक कॉपर का एस्क है और है, इसमें कितने % कार्बन मिलता है, यहाँ पे परसेंटेज का साइन आना चाहिए था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो 32% आएगा। ठीक है, 32% जो है हमें तांबा प्राप्त होता है पाइराइट एस्क के अंदर से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो ए ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पे टिन, बी ऑप्शन है निकल, सी ऑप्शन है लेड और डी ऑप्शन है क्रोमियम। आप अपना आंसर है वो यहाँ पे टिक करिए कि इनमें से कौन सी धातु है वो अम्लों के लिए प्रतिरोधी दी गई है वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। लेड जो मेटल है वो अम्लों के लिए प्रतिरोधी रहती है। भाई लेड का बॉक्स बनाते हैं हम उनको स्टोर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे टेलीस्कोपिक गेज का उद्देश्य क्या है। टेलीस्कोपिक गेज उद्देश्य बताना है तो इस तरीके की होती है, कुछ टी आकार की। तो वो क्या मेजर करती है आपको बताना है। ए ऑप्शन है गहराई मापने के लिए, बी ऑप्शन है बाहरी आयाम को मापने के लिए, सी ऑप्शन है कोणीय आयाम को मापने के लिए और डी ऑप्शन है छेद स्लोट का आकार मापने के लिए। तो आकार देख करके आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आंसर क्या है। जिसको नहीं पता है तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है
वो करेक्ट आंसर है। कोई छेद हो गया, जैसे ये कोई राउंड होल है, इसके अंदर की जो दूरी है ये टी आकार से, ये है क्या अंदर की तरफ धंसता है, इसमें प्लंजर होता है, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं और बाहर ला करके ये हमें अप्रत्यक्ष माप बताते हैं, उसके बाद प्रत्यक्ष माप को हम निकाल लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का, सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। एकदम सतह के पास जाकर के कोई हमारा टैप है वो टूट गया, स्टड है वो टूट गया है, उसको निकालने के लिए कौन सी विधि सही रहेगी यहाँ पे। तो ए ऑप्शन है एजी आउट मेथड, बी ऑप्शन है मार्किंग मेकिंग ड्रिल होल, सी ऑप्शन है प्रिक पंच मेथड, डी ऑप्शन है यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रिक पंच मेथड से हम सतह के पास वाले स्टड को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके 60, 90, 105 और 120 डिग्री। सही आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए काउंटर सिंक हेड स्क्रू का दोनों साइड से 45 डिग्री होता है, तो करेक्ट आंसर हमारा 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ड्रिल बिट में एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये भाई एक्स के द्वारा ये देखिए लिप दिया गया है, लिप के सामने का ये जो कोण है ये आपको बताना है कितना रहेगा, क्या नाम रहेगा। तो ए ऑप्शन है चीजल एंगल, बी ऑप्शन है यहाँ पे रेक एंगल, सी ऑप्शन है पॉइंट एंगल और डी ऑप्शन है लिप क्लियरेंस एंगल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा लिप से संबंधित है तो लिप क्लियरेंस एंगल ये आपको दिया गया है यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित किया जाता है। तो देखिए हेलिक्स कोण किस कोण से फर्क पड़ता है भाई, कम ज़्यादा होने पे। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, पॉइंट एंगल, रेक एंगल, चीजल एंगल और क्लियरेंस एंगल। तो हेलिक्स एंगल किसके साथ में रिलेट करता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रेक एंगल के साथ में हेलिक्स एंगल है वो रिलेट यहाँ पे करता है, उसी से निर्धारित किया जाता है। क्या हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का, व्हाट इज द यूज ऑफ रीमर। रीमर का उपयोग क्या है। ए ऑप्शन है छेद करना, बी ऑप्शन है एक छेद को बड़ा करना, छेद में थ्रेडिंग करना, ड्रिल किए गए छेद को सही आकार में फिनिश करना। तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन दिया गया था रीमर का इस्तेमाल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। तो देखिए तीन प्रकार के टाइप होते हैं, एक होता है एन प्रकार, एक होता है एच प्रकार और एक होता है एस प्रकार। तो एन प्रकार है वो नॉर्मल छेद करने के लिए काम में आता है, एच प्रकार है वो हार्ड मटेरियल के अंदर छेद करने के लिए काम आता है और एस प्रकार है वो सॉफ्ट मटेरियल में छेद करने के लिए काम आता है। तो तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पे एन प्रकार के ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य पूछा है तो ए ऑप्शन देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, कठोर मटेरियल के लिए इस्तेमाल, भंगूर सामग्री के लिए इस्तेमाल, दोनों ही नहीं होंगे, नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है, ये तो अलग ही हो गया मेटल, सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। मैंने कह दिया नॉर्मल वर्क के लिए और निम्न कार्बन स्टील के लिए हो गया। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 24 का, कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होगा। ए ऑप्शन है हैंड रीमर, बी ऑप्शन है सॉकेट रीमर और ऑप्शन देख लेते हैं ऊपर, मशीन रीमर और हेलिकल फ्लूट रीमर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉकेट रीमर के अंदर ही लॉन्ग हेड रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पायलट इन दी हैंड रीमर विद पायलट। पायलट के साथ हैंड रीमर में पायलट का क्या कार्य है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिए गए भाई, होल का आकार सही रखता है, होल से बर को दूर कर देता है, या रीमर की सुचारू कार्य प्रणाली प्रदान करता है, या रीमर को रिम्ड होने वाले होल के साथ में कंसंट्रिक करने के लिए दिया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही कौन सा आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, हमारे रीमर को कंसंट्रिक करता है, जो सेंटर है उसको आउट नहीं होने देता भाई। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करेगा। जो पॉइंट एंगल है वो किस चीज को देख के तय करते हैं। तो ए ऑप्शन है ड्रिल का मटेरियल देख के तय करते हैं, या जॉब का मटेरियल देख के तय करते हैं, या कटिंग स्पीड कितनी रखेंगे ये देख के हम कोण तय करते हैं, या साइज ऑफ ड्रिल का साइज क्या है ये देख के हम कोण को तय करते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। भाई कौन सी मटेरियल हमको काटनी है ये देख के हम ड्रिल बिट का जो पॉइंट एंगल है वो तय करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 10 मिलीमीटर के छेद की रिमिंग करने के लिए ड्रिल आकार क्या होगा। अगर अंडर साइज 0.2 है और ओवर साइज है वो 0.05 है,
तो देखिए अंडर साइड यानी कि कम से कम 0.2 दिया गया है आपको, और ओवर साइज बड़े से बड़ा आपको 0.05 दिया गया है। तो यहाँ पे अधिकतम 0.25 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 9.75 इज द करेक्ट आंसर। बड़ा तो नीचे वाला तो ले ही नहीं सकते, पहले बड़ा होल कर देंगे तो फिर रिमेन क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, टूल का नाम बताइए क्या है। ऑप्शन दिए गए देखिए, ड्रेसर आपके सामने, तो ये ऑप्शन है स्टोन ड्रेसर, डायमंड ड्रेसर, स्टार बिल ड्रेसर और एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर। मैं पहले कह चुका हूं कि इस बार आपको जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के चेयरमैन ने कह रखा भाई सीबीटी एग्जाम होंगे तो सीबीटी कंप्यूटर के ऊपर पेपर आएगा आपका, उसमें आपको डायग्राम के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे डायग्राम वो निमी की बुक से पढ़ लेने होंगे। तो ये है हमारा स्टार व्हील ड्रेसर है, स्टार बना हुआ है, इसको देख के याद रख लेना आप, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कौन ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है। भाई कौन बताता है कि बॉन्ड में कितना स्ट्रेंथ होगा इन सारी चीज़ों में से, क्या ग्रिड बताता है, क्या ग्रेड बताता है, क्या संरचना बताती है, या ग्रेन साइज बताता है। कौन सी चीज़ बताती है कि बॉन्ड है वो कितना ताकतवर है। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रेड रहेगा वो बता पाएगा, क्योंकि ग्रेड 3 प्रकार का है कि सॉफ्ट ग्रेड है या मीडियम ग्रेड है या हार्ड ग्रेड है। भाई हार्ड ग्रेड है तो बॉन्ड को हार्ड बताएगा, क्योंकि बॉन्ड की वजह से ही जो हमारा व्हील है उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस तय होती है, ये बॉन्ड ही तय करेगा। एब्रेसिव सिर्फ काटने का काम करता है और बॉन्ड है वही पकड़ के रखता है चीज़ों को कि वो हार्ड रहेगा। तो बॉन्ड के लिए जो उसका ग्रेड है वही बता पाएगा भाई कि वो कठोर है या मीडियम है या सॉफ्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उस दोष का नाम क्या है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए। तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही आपको, चार ऑप्शन है, ग्लेजिंग, ट्रूइंग, लोडिंग और ड्रेसिंग। तो यहाँ पे जब चिकनी हो जाती है चमकदार, उस दोष को कहेंगे ग्लेजिंग, और अगर यहाँ पे दूसरी धातु के कण उसमें आकर के फंस जाएं उसको कहते हैं हम लोडिंग। और ग्लेजिंग को सही करने के लिए क्या करते हैं, ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग करने के बाद क्या करते हैं, कंसंट्रेट करने के लिए ट्रूइंग, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, क्यों कृषि उपकरण रोट आयरन से बनते हैं, ये बता रखा है। तो भाई कम लागत होती है या भारी वजन होता है, घिसाव रोधी होते हैं या जंग प्रतिरोधी होते हैं। तो कृषि में वैसे जंग वंग ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है कोरोजन रेजिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम देखते हैं भाई, देखो कितना सुंदर डायग्राम दिया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ए ऑप्शन है टूअर्स है, बी ऑप्शन है मोल्टन स्लैग है, सी ऑप्शन है मोल्टन आयरन है, डी ऑप्शन है टैपिंग होल है। आपको चारों में से बताना है। तो देखिए मैं बता देता हूँ, ये जो चीज़ दी गई है आपका, ये मोल्टन स्लैग है, इसके नीचे ये जो जगह है यहाँ पे आपका मोल्टन आयरन भरा रहता है, और ये जो नीचे छेद दे रखा है ये आपका टैपिंग होल होता है। और पूछा क्या गया है ये, तो क्या बच गया यहाँ पे, टूवर्स बच गया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी भाई, क्या क्या है क्या नहीं है इन डायग्राम के अंदर। तो चारों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कास्ट आयरन अलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज कितनी होती है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 2 से 4, 5 से 9, 6 से 9 और 10 से 12। तो भाई कितना होता है कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2 से 4% के बीच में रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये तो चाहे वर्नियर माइक्रोमीटर हो या आउटसाइड माइक्रोमीटर हो, सभी में एक्स से चिन्हित भाग का नाम थिम्बल ही रहेगा भाई। चलते हैं, देखिए इसमें वर्नियर माइक्रोमीटर में क्या फ़र्क दे रखा है, ये सभी साथियों ने देखा ना हो तो मैं बता दूं कि यहाँ पे डेटम लाइन देखिए, यहाँ पे एक से ज़्यादा दे रखी है। टोटल 10 डेटम लाइन यहाँ पे होती है इसके अंदर, और इसका लिस्ट काउंट है वो 0.001 होता है mm में, ठीक है। तो ये वर्नियर माइक्रोमीटर होता है। फिर कई बार ये पूछ लिया जाता है कि डेटम लाइन का फर्क मतलब क्या फ़र्क होता है आउटसाइड में इसमें। तो अगला क्वेश्चन दिया गया फिर से डायग्राम, टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है। ये तो विधि बता रखी है ना भाई, टूटे हुए स्टड को देखिए ऊपर सतह के पास में ये टूटा हुआ स्टड, इसको हटाने की विधि क्या है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है एजी आउट मेथड, बी ऑप्शन है प्रिक पंच मेथड, सी ऑप्शन है मेकिंग ड्रिल होल इन मेथड, और डी ऑप्शन है टेपर पंच स्क्वायर टेपर पंच विधि का उपयोग करना। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक पंच से इसको राउंड करके घुमा करके निकाल रहे हैं बाहर,
तो ये जो बी ऑप्शन है प्रिक पंच मेथड है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन को समझने की बहुत आवश्यकता है। बहुत कुछ आपको याद है, बहुत कुछ आपको पता है, लेकिन कई बार हम क्वेश्चन को समझने में गलती करते हुए जल्दबाजी करके उसका दूसरा आंसर कर देते हैं और इस बार नेगेटिव मार्किंग हो रहा है तो ज़्यादा नुकसान आपका हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन आपको समझना आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ये पीडीएफ सिर्फ रट लेने से कुछ नहीं होगा, ये समझनी है आपको कि दूसरे क्वेश्चन भी किस तरह से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 का। एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलिंग का कार्य, अरे यार ये हिंदी में पता नहीं क्या लिख देते हैं। व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ ड्रिल्ड होल। ड्रिल्ड होल के एंड में बेवलिंग का जो ऑपरेशन हो क्यों करते हैं, उसका नाम क्या है। ए ऑप्शन है रीमिंग, स्पॉट फेसिंग, बोरिंग या सिंकिंग। जो ड्रिल होल है आपका, देखिए मैं समझाता हूँ ये क्वेश्चन। जैसे ये एक ड्रिल होल किया गया है, ठीक है, इसका एंड है ये, इसको हम इस तरीके से क्यों बना देते हैं ऊपर से, इस तरीके से, ये आपको बताना है। तो ये कौन सी, इस क्रिया का नाम क्या हो जाएगा, काउंटर बोरिंग या काउंटर सिंकिंग। देखिए इसका नाम हो जाएगा काउंटर सिंकिंग। और अगर ये लाइन है यहाँ पे सीधी होकर सिर्फ ये ऐसे हो जाती, यहाँ पे ऐसे, तो इस क्रिया का नाम हो जाता काउंटर बोरिंग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि क्लियरेंस कोण, यदि क्लियरेंस कोण गलत है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भाई क्लियरेंस कोण पीछा नहीं छोड़ेगा, 4-5 बार क्वेश्चन आ गया है। फिर से देखिए, ओवर साइज होल हो जाएंगे, ओवर हीट हो जाएगा ड्रिल में, रफ होल होंगे या ब्रोकन ड्रिल होगा। तो यहाँ पे फिर से हीट से संबंधित ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। चिन्हित भाग देख लेते हैं किस चीज़ का है। ये आपको टैप का या रीमर का डायग्राम दिखा रखा है, आपको बताना है कि एक्स से चिन्हित भाग क्या है। ए ऑप्शन है हील, बी ऑप्शन है कटिंग एज, पोजीशन की जगह पॉजिटिव आएगा भाई, पॉजिटिव रेक एंगल या नेगेटिव रेक एंगल। तो देखिए ये जो हमारा यहाँ पे हम एक्सिस की सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से, तो ये लाइन दूसरी इससे इस साइड आ गई, तो ये हमारा नेगेटिव रेक एंगल हो गया। अगर ये इस तरीके से अंदर की साइड में होती तो ये पॉजिटिव रेक एंगल हो जाता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो नेगेटिव रेक एंगल हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंतरिक मेट्रिक मोर्स टेपर होल्स को रिमिंग करने के लिए किस रिमर का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हेलिकल फ्लूटेड रिमर, हैंड रिमर विद पायलट, टेपर पिन हैंड रिमर, सॉकेट रिमर विद पैरेलल सैंक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉकेट रिमर विद पैरेलल सैंक। इस रिमर का के प्रकार का नाम बताइए। देखिए अगर ये यहाँ से टेपर में होता ना, ऊपर से टेपर सैंक अगर इसका होता तो ये मशीन रिमर हो जाता, अगर टेपर में नहीं है तो ये हैंड रिमर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए 40% हमने कर दिए हैं। तो आपको बता के जाना है भाई कि आपके कितने क्वेश्चन इन 40 में से सही हुए हैं। अगर गलत हुए हो तो उनको सुधार कर लें, और जो चीज़ें अलग से हमने यहाँ पे डिस्कशन करी है उनको आप ज़रूर नोट कर लें, या एक बार निमी की जो डिटेल्ड पीडीएफ है थ्योरी की उसको पढ़ लें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाएं, वरना डिसलाइक करके जाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।